दोस्तों, राजस्थान के जयपुर से जब से ये कहानी मेरे सामने आई है ना, जिसे कहूँ कि मैं सुनने के बाद जिसे कहें ना कि मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। मुझे लग रहा है कि सच में जिस तरह से कलयुग की एक कल्पना की गई थी, जिस तरह से हमारे जो पुराण है उन सब में जो कलयुग के बारे में बखान किया गया है कि जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो ये संकेत होगा कि वो कलयुग होगा। तो अब इन दिनों जिस तरह की अपराध की घटनाएं भारतीय समाज में घट रही है, उन्हें देखकर लगता है कि सच में जो उन पुराणों में लिखा गया है वो कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं लिखा गया था। उसी तरह की घटनाएं कलयुग में और उससे भी बढ़ चढ़ कर घटनाएं कलयुग में हो रही है, और शायद इसीलिए कलयुग अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है। आज की कहानी आई है, जिस जिस कहानी को मैं लेकर आ रहा हूँ, करीब 10 दिन बीत चुके हैं। जयपुर से आई है ये कहानी। और इस कहानी को सुनने के बाद जिसे कहें कि जब मैंने इसको पूरा स्टडी किया तो उसके बाद अभी भी मेरे मन में कुछ प्रश्न है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो वजह इसमें जो मर्डर की जो वजहें आ रही है वो अभी भी सही वजह नहीं है। सही जो मर्डर का जो मोटिव है वो मुझे कहीं ना कहीं उसमें एक खालीपन लग रहा है। उस कुछ प्रश्न अभी भी अधूरे छूट रहे हैं। क्योंकि वह लड़की यदि अपनी माँ का मर्डर नहीं भी करती तो भी जो संपत्ति है वो तो उसे ही मिलने वाली थी। ठीक है कि आज माँ नौकरी कर रही थी और माँ उस नौकरी को कर रही थी जो उसके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें अनुकंपा के रूप में मिली थी। बेटी उस नौकरी को करना चाहती थी, लेकिन उसी के साथ में कुछ प्रॉपर्टी और जो अन्य संपत्ति है, तो संपत्ति तो बट नेचुरल उसे मिलती, इसलिए मिलती क्योंकि उसका जो भाई है, परिवार में पिता रहे नहीं है, उसका जो भाई है वो स्पेशल चाइल्ड है, यानी कि माँ है। यदि माँ भी नहीं रहती तो उसके बाद तो फिर जो भी सारी संपत्ति वो बेटी को ही मिलने वाली थी। तो फिर जब अब सब कुछ बेटी को ही मिलने वाला था, यदि माँ जो भी कमाती अपनी नौकरी के दौरान, वह जो भी इकट्ठा करती वो भी बेटी को मिलता, तो फिर बेटी ने अपनी माँ की हत्या, और वो भी सुपारी देकर, सुपारी किलर के द्वारा क्यों करवा दी? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस पूछताछ में जो आया है वो यही आया है कि लड़की, ये जो आयुषी लड़की है जयपुर की, इसने जो अपनी माँ की हत्या की वो इसीलिए की कि वह अनुकंपा नियुक्ति चाहती थी, और साथ ही जो परिवार की जो संपत्ति है वो चाहती थी। लेकिन बात अभी भी मेरे गले नहीं उतर रही है। लेकिन देखते हैं आगे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है। लेकिन फिलहाल जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जो खबरें सामने आई हैं, उस आधार पर आपको मैं ये कहानी सुना रहा हूँ। तो जयपुर में एक फैमिली है, और उस फैमिली के जो मुखिया थे वो विजय शर्मा थे। अब थे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विजय शर्मा की भी आज से 1 साल पहले मृत्यु हो जाती है। इस कहानी में एक और ट्विस्ट आया है, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन कहानी के अंत में। अब जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो अब चूंकि वो जयपुर के जयपुर हाई कोर्ट में जो क्लरिकल जॉब में थे, तो जब उनकी मृत्यु होती है तो उसके बाद स्वाभाविक तौर पर जो एक नियम है कि अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, तो अनुकंपा नियुक्ति का मौका आता है। तो जब अनुकंपा नियुक्ति की बात आती है तो अब घर में बेटी है आयुषी, तो आयुषी कहती है कि इस नौकरी को मैं कर लेती हूँ। लेकिन यहीं पर जो उनके मामा है उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है इस पूरे केस में। तो जब बेटी आयुषी कहती है कि ये नौकरी मैं कर लेती हूँ, तो जो उसकी माँ होती है नीरज नीरज शर्मा, वो कहती है कि ठीक है, आगे पीछे बेटी का भविष्य बन जाएगा, तुम कर लो, उसे कोई, तो नीरज को कोई ऐतराज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर जो कि खुद भी हाई कोर्ट में जॉब कर रहे हैं, वो अपनी बहन को समझाते हैं कि देखो आयुषी का तो क्या है कि अभी वो पढ़ रही है, हो सकता है कि उसकी कोई और भी नौकरी लग जाए, और आगे पीछे जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद हो सकता है कि वो दूसरे घर में चली जाए। उसके बाद फिर तुम क्या करोगी? अभी तो ठीक है, बाद में तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तो तुम ऐसा करो कि आयुषी को अच्छे से पढ़ाओ, और ये जो अनुकंपा वाली नौकरी है इसे तुम करो, ताकि आगे पीछे तुम्हारे साथ में ये जो मानसिक रूप से जो विक्षिप्त तो बच्चा है, जो स्पेशल चाइल्ड है, ये भी तुम्हारे साथ, इसकी जवाबदारी तुम्हारे ऊपर, इसकी भी जिम्मेदारी है, और तुम्हारा खुद का भी अपना जीवन है, एक लंबा जीवन है। तो नीरज को ये बात, अपने भाई की जो बात है वो समझ में आती है, और उसे लगता है कि हाँ यार, ये नौकरी मुझे कर लेना चाहिए। तो नीरज शर्मा पति की जगह पर अनुकंपा नियुक्ति पा लेती है और नौकरी करने लगती है। लेकिन जिस माँ और बेटी के बीच में एक बड़ी दीवार खड़ी कर देती है। जो बेटी है आयुषी, उसे लगता था कि
माँ ने बेवजह इस नौकरी को ज्वाइन कर लिया। इस नौकरी को मुझे ज्वाइन करना था, सरकारी नौकरी थी और बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरियाँ मिलती है, वो चूँकि अनुकंपा नियुक्ति के बाद मिली थी, तो इस नौकरी को मुझे कर लेना चाहिए था। अब यहीं से जिसे कहें कि माँ और बेटी में मतभेद बढ़ने लगता है, और मतभेद बढ़ते बढ़ते कुछ इस कदर बढ़ता है कि जो आयुषी है वो अपना घर छोड़ देती है। अब जब वो अपना घर छोड़ती है तो आपको ये बता दूं कि जो विजय शर्मा जो रहे हैं, उन्होंने जयपुर में 2 घर बनवाए थे। उनके पास 2 घर थे और साथ ही जो आगरा एक्सप्रेस वे है वहाँ पर उनके पास कुछ ज़मीन भी थी, बेशकीमती ज़मीन। तो ओवरऑल एक सरकारी नौकरी, 2 मकान, इस एक्सप्रेस वे पर ये ज़मीन, तो ओवरऑल जिसे कहें कि एक संपन्न परिवार था। तो जो आयुषी है वो अपने पुराने घर पर चली जाती है। क्योंकि अब मैं जिस तरह से आपको बता रहा हूँ कि विजय शर्मा ने 2 घर बनाए थे, तो वो अपने पुराने घर पर चली जाती है। नए घर पर यहाँ उसकी माँ और जो उसका भाई है, जो कि स्पेशल चाइल्ड है, वो रह जाता है। अब माँ को भी लगता है कि बच्ची है, बेटी है, यंग है, हो सकता है कि इसे अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही और इसे बुरा लग रहा हो, तो ठीक है, वो वहाँ रहने भी चली गई तो कोई बात नहीं। तो माँ को थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन उसके बावजूद माँ इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है। अब जहाँ आयुषी जिस जगह पर जाती है, जिस पुराने घर पर, उसी घर के आसपास वहीं पर उसके जो ताऊ हैं, उनका भी घर है, मोहनलाल का। और ताऊ का एक बेटा है बलराम। बलराम से आयुषी की काफ़ी पटती है। यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आया है, हालांकि अभी ये आरोप है, इसमें कुछ पुष्टि नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की बातें सामने आ रही है वो भी कहानी में आपको मैं आगे बताऊंगा। तो बलराम की आयुषी की बलराम से काफ़ी पटती है। अब चूंकि आयुषी के दिमाग में यह बात कहीं ना कहीं घर कर गई है कि माँ ने मेरे साथ गलत किया, ये जो सरकारी नौकरी थी ये मुझे मिलनी चाहिए थी। अब यह बात उसके दिल दिमाग में कहीं इस तरह से बैठ गई है, और साथ ही उसके दिमाग में एक चीज़ और आती है कि चूंकि जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति की बात आई, और अनुकंपा नियुक्ति उसकी माँ को मिली। तो यदि माँ की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे केस में फिर फाइनली तो उसे ही नौकरी मिलना है, क्योंकि जो उसका भाई है वो तो स्पेशल चाइल्ड है और परिवार में कोई और है नहीं। तो यह बात उसके दिल दिमाग में जिसे कहें कि रच बस जाती है, घर कर जाती है। उसे लगता है कि यार यदि इस सरकारी नौकरी को पाना है तो मुझे अपनी माँ को रास्ते से हटा देना चाहिए। दोस्तों, जब इस कहानी के शुरुआत में मैं ये बात कही थी कि क्या यही कलयुग है, तो आप सोच कर देखिए कि एक बेटी, जो कि इकलौती बेटी है, उसका भाई स्पेशल चाइल्ड आग, और एक सामान्य समझ वाली बात है कि आगे पीछे जो सारी प्रॉपर्टी और जो सारी चीज़ें, ठीक है, उसे नौकरी अभी नहीं मिल रही थी, लेकिन माँ नौकरी से जो भी कमाती आखिरी में उसे ही मिलना था। लेकिन ये कलयुग है, और कलयुग में जो आपके बच्चे हैं या कोई भी, जिस तरह के जो आजकल क्राइम हो रहे हैं, कौन कब क्या कर जाए कुछ नहीं कहते बनता। तो आयुषी के दिल दिमाग में यह बात घर कर जाती है कि मुझे अपनी माँ को रास्ते से हटा देना चाहिए, ताकि ये जो अनुकंपा नियुक्ति है ये मुझे मिल जाए। लेकिन यहीं पर उसके दिमाग में एक बात यह भी आती है कि यदि मैंने माँ को रास्ते से हटाया और यदि ये मर्डर लगा या स्वाभाविक मौत नहीं लगी, तो फिर मुझे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुझे माँ को रास्ते से हटाना भी है, और इस तरह से हटाना है कि बस स्वाभाविक मौत लगे और उसके बाद, उनकी मृत्यु के बाद, मुझे अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए। अब चूंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो उसका जो भाई है, जो ताऊ का लड़का है बलराम, आयुषी की उससे पटती है। तो आयुषी एक दिन उससे चर्चा करती है कि यार मैं अपनी माँ को रास्ते से हटाना चाहती हूँ। तो बलराम शुरू में चूक जाता है, वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, किस तरह की बात कर रही हो। लेकिन जब वो पाता है कि आयुषी अपने इरादों में दृढ़ है, अपने जो उसके विचार हैं वो पूरे पक्के हैं, तो फिर बलराम कहता है कि ठीक है, तुम अपनी माँ को हटाना चाहती हो तो इसमें मुझसे क्या चाहती हो। तो कहती कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ। तो बलराम कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ को हटाने के बाद, यानी कि नीरज की मौत के बाद, जो सरकारी नौकरी है वो तो तुम्हें मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आयुषी कहती है कि जो आगरा एक्सप्रेस वे पर जो उनकी ज़मीन थी, जो 5 बीघा के करीब, जो कि करोड़ों की कीमत रखती है, तो कहती है कि वो जो ज़मीन है वो तुम रख लेना। और बलराम यह बात
अपने पिता को बताता है, मोहनलाल, यानी कि यानी कि आयुषी के ताऊ को, कि आयुषी इस तरह से कह रही है कि यदि कि वो उसकी माँ को, नीरज को रास्ते से हटाना चाहती है और उनकी जगह जो सरकारी जो नौकरी है अनुकंपा नियुक्ति वाली वो पाना चाहती है, और बदले में वो हमें 5 बीघा ज़मीन दे देगी। मोहनलाल भी एक बार फिर से आयुषी से कंफर्म करते हो, और जब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि हाँ आयुषी इस बात पर रिजीट है, तो इसके बाद ये तीनों प्लानिंग करने लगते हैं। तो आप देखिए कि बहू, भतीजा और बेटी, यानी मतलब उस लेडी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो उनके घर की बहू है, जो जो उनकी चाची है, जो उसकी माँ है, उसे ही वो रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चूँकि बात वही थी कि लगना ऐसा चाहिए कि यह मर्डर ना लगे, स्वाभाविक मौत लगे, तो फिर इसमें तीनों के दिमाग में यह आता है कि क्यों ना हम इसे एक रोड एक्सीडेंट के रूप में प्लान कर लें। यानी कि यदि कोई गाड़ी नीरज को कुचल कर निकल जाए तो किसे पता लगेगा कि यह एक्सीडेंट था या फिर ये मर्डर था। इस बात पर एकमत हो जाते हैं कि जो नीरज है उसे रास्ते से हटाने के लिए जो रोड एक्सीडेंट वाला जो तरीका है वो सही रहेगा, सबसे मुफीद रहेगा। तो इसके बाद जो मोहनलाल और उनका जो बेटा बलराम है वो अपने गांव पहुंचते हैं और वहां से 4 युवकों को जुटाते हैं। मतलब जब ये चर्चा हो गई तो इसके बाद फिर से जो सुपारी किलर है वो जुटाए जाते हैं, और उस अपनी माँ को हटाने की जो सुपारी जो आयुषी दे रही है उसकी जो कीमत है वो 7 लाख रुपए रखती है। तो अब ये चारों जो भाड़े के जो हत्यारे हैं, इन्हें लेकर जो मोहनलाल और बलराम है वो जयपुर आ जाते हैं। एक थार गाड़ी का इंतजाम किया जाता है, और एक दिन मौका देखकर जो नीरज है उसे थार से उड़ाने की कोशिश की जाती है। लेकिन शायद नीरज की किस्मत उस दिन जैसे कहें कि अच्छी रहती है, क्योंकि रोड पर भीड़ होती है, लोग बाग और होते हैं, तो जो थार गाड़ी है वह उड़ा नहीं पाती नीरज को, और इस तरह से नीरज बच जाती है। लेकिन अब चूंकि आयुषी इस बात पर दृढ़ थी, इस बात पर रिजिड थी कि मुझे हर हाल में अपनी माँ को रास्ते से हटाना है, तो अभी फिर से वापस दिमाग लगाने लगते हैं कि किस तरह से क्या प्लानिंग की जाए। तो इस बार फिर से ये वापस, अब इस बार थार गाड़ी नहीं ली जाती और इस बार एक स्कॉर्पियो की प्लानिंग की जाती है, और यह स्कॉर्पियो लेकर ये फिर से वापस जयपुर आ जाते हैं। तो प्लानिंग ये करते हैं कि जब भी नीरज कभी घर से निकलेगी तो उसे रास्ते से में उड़ा दिया जाएगा। लेकिन जब ये थार वाली घटना होती तो उसके बाद फिर नीरज एकदम जैसे कहें कि घबरा जाती है। वो अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवा लेती है, अपने घर पर के आसपास जालियाँ लगवा लेती है, और बहुत दिनों तक वो घर से नहीं निकलती, क्योंकि उससे उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि जो थार गाड़ी जो मेरे पास से गुजरी ये ऐसे ही नहीं गुजरी थी, शायद ये मुझे उड़ाना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर बैठ जाता है। तो काफ़ी दिन तक वो अपने घर से नहीं निकलती है। लेकिन अब उनके साथ एक मजबूरी है, उनका जो बेटा है वो स्पेशल चाइल्ड है, तो और उसे इलाज की जब तक ज़रूरत पड़ती रहती है। तो एक दिन 3 जुलाई का दिन आता है जब वो घर से निकलती है अपने बेटे के इलाज के लिए। पास ही में हॉस्पिटल था, तो वो पैदल ही जाती है और हॉस्पिटल पहुंचती है। अब यहाँ पर ये चीज़, एक और चीज़ बताऊँ मैं कि ये जो भाड़े के जो हत्यारे थे ये नीरज की लगातार रेकी कर रहे थे, लगातार सुबह से शाम तक हर दिन ये घर के सामने ही रहते, क्योंकि उन्हें हर हाल में नीरज को मारना था। तो जैसे ही नीरज घर से बाहर निकलती है तो उनमें से एक हत्यारा वो आयुषी को फ़ोन करता है कि तुम्हारी माँ घर से बाहर निकली है। तो आयुषी अब दिमाग लगाती है कि चूंकि साथ में उसका भाई भी होता है, और उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि माँ को उड़ाने के चक्कर में उसका भाई भी उड़ जाए। वो अपने भाई को नहीं मारना चाहती है। तो जब नीरज उसके भाई को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती तो उसके 2-5 मिनट बाद ही वो नीरज को फ़ोन लगाती है कि माँ मुझे तुमसे कुछ बात करना है, आप घर पर आ जाइए। तो नीरज उसे बताती है कि बेटा मैं तो तुम्हारे भाई को लेकर हॉस्पिटल आई हूँ, मैं जब लौट आऊँ तब बात कर लेंगे।
तो आयुषी कहती है कि नहीं माँ, बहुत अर्जेंट बात करनी है, तुम अभी आओ, अभी तुम अभी के अभी आओ, सिर्फ 5 मिनट, उसके बाद तुम वापस चली जाना। और भाई को तो वैसे भी टाइम लगेगा क्योंकि उसकी फिजियोथेरेपी होने वाली है। तो माँ नीरज, जो कि काफ़ी दिनों से परेशान है कि पति है नहीं, बेटी है वो नाराज़ होकर दूसरे घर में रह रही है। उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है बेटी का दिल पसीजा हो, उसका हृदय परिवर्तन हुआ हो, और वो शायद हो सकता है कि वापस घर आना चाहती हो, उसकी नाराज़गी दूर हो गई हो। तो यह सोचकर वो बेटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल से निकलती है। अब वो हॉस्पिटल में सड़क के एक किनारे पर चलना स्टार्ट करती है। और जैसे ही वो थोड़ी दूर चलती है तो वही स्कॉर्पियो, जो कि प्लांट की गई थी कि नीरज को उड़ाने के लिए, बड़ी तेज रफ्तार में आती है और नीरज को टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है। नीरज को जैसे ही टक्कर लगती है वो सड़क के दूसरे किनारे पर उछलकर गिरती है। नीरज की वहीं पर मौत हो जाती है। और जिसे कहें कि वहाँ पर और भी जो एक दो लोग जो थे, तो उस वजह से वो घायल हो जाते हैं। अब चूंकि जो घर था वो नीरज का, वो भी ज़्यादा दूर नहीं था और हॉस्पिटल भी दूर नहीं था, तो लोग बाग भी पहचानते नीरज को। तो फिर तुरंत आयुषी को लोग बाग फ़ोन लगाते और बताते हैं कि तुम्हारी माँ के साथ इस तरह का एक्सीडेंट हो गया है। जब आयुषी को पता लगता है तो आयुषी अपने मामा को फ़ोन लगाती है कि माँ का इस तरह से एक्सीडेंट हो गया है और माँ नहीं रही, आप जल्दी आओ। मामा आते हैं, आयुषी भी पहुँचती है, देखते हैं कि नीरज में अब जान नहीं बची है। तो उसी दिन फिर नीरज की लाश को जो उनका जो पैतृक गांव है वहाँ ले जाया जाता है और उसके बाद नीरज का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन यहीं पर जो आयुषी के जो मामा हैं और जो नीरज के जो भाई थे, उन्हें एक बात बड़ी नागवार गुजरती है और वो आयुषी के हाव भाव। उन्हें लगता है कि ये कैसी लड़की है। और यह बात उन्हें इसलिए अखरती क्योंकि जब आयुषी के पिता की जो मृत्यु हुई थी, पिछले साल आयुषी के पिता की भी मृत्यु हुई थी और बड़ी संदेहास्पद परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, तो उन्हें लगता है कि उस समय भी आयुषी के जो हाव भाव थे वो बड़े चेंज थे। और अभी भी जब आयुषी की माँ नीरज, जो जिसकी डेथ हुई है, उसके बावजूद आयुषी के चेहरे पर किसी तरह का कोई गम नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह बात कहीं ना कहीं विजय को अखर जाती है। अंतिम संस्कार हो जाता है, ये लोग लौट आते हैं। अब जो नीरज के जो भाई हैं, क्योंकि वो भी हाई कोर्ट में ही नौकरी करते, तो अपने कुछ परिचित पुलिस वालों से कहते हैं कि यार मेरी बहन के साथ इस तरह की दुर्घटना हुई थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल दुर्घटना नहीं है, इसमें मुझे किसी न किसी तरह की साजिश की बू आ रही है। इसे आप अपने लेवल पर पता लगाइए कि ये सच में एक रोड एक्सीडेंट था या ये रोड एक्सीडेंट प्लान किया गया था। अब चूंकि ऑलरेडी जो नीरज थी वो हाई कोर्ट की मुलाजिम थी और जो आग्रह कर रहे थे वो उनके भाई थे और वो खुद भी हाई कोर्ट के मुलाजिम, तो पुलिस उनकी बात को थोड़ी गंभीरता से लेती है और छानबीन शुरू करती है। जब छानबीन शुरू करती है तो पुलिस के सामने एक से बढ़कर एक चौंकाने वाली। तो पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करती है। तो जो सबसे पहली फुटेज आती है वो ये आती है कि स्कॉर्पियो किस तरह से उन्हें टक्कर मारती है। अब जब उस फुटेज के बाद पुलिस जो इलाके के जो सारे सीसीटीवी कैमरे हैं उन सब के फुटेज खंगालती है। और जब वो फुटेज खंगालती है तो एक के बाद एक से कहें कि एक फुटेज में यह नज़र आता है कि जो नीरज है, जब वो रोड पे किनारे चलना शुरू करती है तो उस रोड पर उस समय कोई भी मतलब उस रोड पर उस समय किसी तरह की कोई भीड़ नहीं होती, वो रोड के किनारे पर चल रही होती है। और जो स्कॉर्पियो होती है वो दूसरी तरफ खड़ी होती है। लेकिन जैसे ही नीरज को वो रोड पर देखती है तो उसके बाद ये स्कॉर्पियो अचानक स्टार्ट होती है। वो बड़ी तेज़ी से, बड़ी तेज़ स्पीड में सड़क के दूसरे किनारे पर आकर नीरज को टक्कर मारती है। और ख़ास बात ये थी कि उसके पहले जब उन फुटेज को खंगाला गया तो काफ़ी घंटों से वो स्कॉर्पियो वहीं खड़ी हुई थी। जो पहली चीज़ मुझे नज़र आती है। दूसरी चीज़ एक नज़र आती है कि एक मोटरसाइकिल पर एक शख्स होता है जो कि उस समय वहाँ खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही ये एक्सीडेंट होता है तो बगैर वो इस एक्सीडेंट को देखे तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जब अगला सीसीटीवी फुटेज सामने आता है तो उसमें यह नज़र आता है कि ये जो मोटरसाइकिल वाला जो वहाँ से बिना इस एक्सीडेंट को देखे, जबकि उसकी आंखों के सामने एक्सीडेंट हो रहा है, जो वहाँ से भागा है, वो आगे एक
मोटरसाइकिल वाले के पास जाकर रुकता है, वहाँ पर ही अपनी मोटरसाइकिल छोड़ता है और ये दोनों एक मोटरसाइकिल पर आगे निकल जाते हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज में ये जो स्कॉर्पियो जिसने टक्कर मारी थी, या कुछ दूरी पर जाकर इनको लावारिस हालत में खड़ी हुई मिल जाती है, टूटी फूटी अवस्था में। जब पुलिस को वह स्कॉर्पियो दिखती है और जब इस तरह का पूरा घटनाक्रम दिखता है सीसीटीवी फुटेज में, तो नंबर के आधार पर जो पुलिस है वो स्कॉर्पियो के मालिक तक पहुंचती है। जब मालिक से पूछती है तो मालिक बताता है कि साहब स्कॉर्पियो तो मेरी है, लेकिन एक हेमंत करके एक लड़का है, वह मुझसे 35,000 रुपये किराए पर इस स्कॉर्पियो को लेकर गया था। अब हेमंत के बारे में पता लगाया जाता तो जो हेमंत है वो नीरज के गांव का निकलता है। तो पुलिस नीरज के गांव पहुंचती है और वहां से हेमंत को उठाया जाता है। जब हेमंत को उठाया जाता है तो वो कहता है कि साहब ये जो स्कॉर्पियो है ये मैंने मोहन लाल के कहने पर ली थी, यानी कि जो आयुषी के जो ताऊ है उनके कहने पर किराए पर ली थी। जब यह बात सामने आती है तो फिर पुलिस मोहनलाल को उठाती है, और जब मोहनलाल को उठाती है और अपना पुलिसी अंदाज दिखाती है तो फिर जो सारी कहानी है उनके मुंह से तोते की तरह निकलती है और इस तरह से ये जो साजिश है वो सामने आती है। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि गम का माहौल है, गांव में सब लोग गमजदा है, अब कैसे क्या एक्शन ले, तो पुलिस गांव पहुंचती है। वहाँ पर आयुषी भी है। आयुषी से जब वो इस बारे में पूछताछ करती है तो आयुषी चूँकि लॉ की पढ़ाई कर रही है तो वो उनसे उसी अंदाज में जवाब देती है कि आप मुझसे इस तरह से कैसे बातें कर रहे हैं, आपका ये बात करने का तरीका ठीक नहीं है। अब पुलिस को लगता है कि कुछ तरीका चेंज करना चाहिए, तो आयुषी से कहते हैं कि कुछ नहीं, हमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछना है, लेकिन चूँकि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ था और इस तरह से मौत हुई थी तो हमें तुम्हारे बयान दर्ज करना है, तो आप पुलिस स्टेशन तक चले चलो, यही गाँव के। तो पुलिस आयुषी को लेकर गांव के पुलिस स्टेशन के लिए निकलती है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचती बल्कि जयपुर पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वहां पर जब वो पूछती है तो आयुषी शुरू में सारी चीज़ों के लिए मना करती है, लेकिन जब आयुषी को सीसीटीवी फुटेज और साथ ही मोहनलाल और बलराम से जब उनका सामना कराया जाता है तो आयुषी टूट जाती है और फिर जो अपना अपराध है वो स्वीकार कर लेती है और वो बताती है कि माँ को पिता की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और उस अनुकंपा नियुक्ति को मैं करना चाहती थी और माँ ने वो नौकरी मुझे करने नहीं दी, इसलिए मैंने माँ को रास्ते से हटाने का सोचा। और उसके पीछे वजह ये थी कि मुझे था कि जिस तरह से पिता नहीं रहे तो माँ को नौकरी मिली, तो यदि माँ भी नहीं रहेगी तो इसके बाद में चूँकि परिवार में कोई और बचा नहीं है, जो भाई है वो स्पेशल चाइल्ड है, तो ये नौकरी मुझे मिल जाएगी। तो इस तरह से एक लड़की जिसे कि एक अनुकंपा नियुक्ति वाली नौकरी चाहिए थी, वह नियुक्ति उसकी माँ कर रही थी, तो उसे उसकी माँ की ये अनुकंपा नियुक्ति वाली नौकरी इतनी नागवार गुजरती है कि वह भाड़े के हत्यारों को सुपारी देकर 7 लाख की सुपारी देकर अपनी ही माँ की हत्या करवा देती है रोड एक्सीडेंट। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि यह बात मुझे इसलिए थोड़ी सी हजम नहीं हो रही थी कि वैसे भी सारी चीज़ें आगे पीछे आयुषी को ही मिलने वाली थी, तो फिर किस बात की बेसब्री। तो इसमें एक चीज़ और जैसे कहें कि जो उसके मामा हैं जिन्हें कि शक हुआ था आयुषी पर, सच अरे मतलब इसमें एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया कि आयुषी पर जो शक जताया था वो उसके मामा ने जताया था कि जब उनकी बहन की ये जो हत्या हो जाती है तो उन्हें लगता है कि यह नेचुरल डेथ नहीं है, तो वो पुलिस से कहते हैं कि इसकी आप छानबीन कराइए, हो सकता है कि इसमें आयुषी का कोई हाथ हो। तो चूंकि आयुषी पर शक था तो अभी फिलहाल उन्हीं मामा ने एक बार फिर से आयुषी पर यह भी शक जताया है कि जो उनके जो जीजा हैं, जो विजय शर्मा है, उनकी भी जो मृत्यु है वो जैसे कहें कि एक नॉर्मल डेथ नहीं थी बल्कि उनकी भी हत्या की गई थी। और उसके पीछे वो यह तर्क देते हैं कि विजय शर्मा की तबीयत खराब हुई थी और उन्हें फिर जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके बाद वो ठीक होकर लौट आते हैं। लेकिन उसके बाद एक दिन अचानक आयुषी उनकी माँ को कहती है कि पिता चूँकि बेड रेस्ट पर है और मुझे लगता है कि अभी ठीक से ठीक नहीं हुए, तो इन्हें फिर से एक बार प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। और उसके बाद आयुषी अपने पिता को लेकर निकल जाती है उसी भाई बलराम के साथ, जिस बलराम के साथ उन्होंने नीरज के मर्डर की प्लानिंग करी।
वो निकल जाती है और उसके बाद करीब 3 महीने तक ना नीरज को पता होता है और न ही नीरज के भाई यानी कि आयुषी के मामा को पता होता है कि जो विजय शर्मा है यानी कि जो उनके जीजा है वो कहाँ है। जब भी आयुषी से पूछा जाता है तो वो कहती है कि यहीं पर एक हॉस्पिटल में है। बाद में हालांकि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में निकलते हैं। जब 3 महीने बाद इनका जो सब्र टूट जाता है, जब नीरज थोड़ी सी कठोर होकर आयुषी से पूछती है तो आयुषी बताती है कि जो पापा है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। नीरज वहाँ पहुँचती है। जब वो डॉक्टर से मिलते तो डॉक्टर कहते हैं कि ये 3 महीने से भर्ती है लेकिन इनके जो जो फेफड़े हैं उनमें पानी भरा हुआ और इनके जो सारे ऑर्गन हैं वो फेल हो चुके हैं और अब इनके ज़िंदा रहने की कोई संभावना नहीं है। तो यह बात नीरज को करीब 3 महीने बाद पता चलती। इस दौरान आयुषी उन्हें कुछ भी नहीं बताती है। और उसी दिन फिर बाद में विजय को घर ले आया जाता और बाद में उसी दिन विजय की मृत्यु हो जाती घर लाने के बाद में। लेकिन इस मामले में जिसे कहें कि आयुषी के जो मामा है और नीरज के जो भाई, उन्हें लगता है कि जो उनके जीजा है उनकी हत्या में भी कहीं ना कहीं आयुषी का ही हाथ है और इसके संबंध में भी उन्होंने एक कंप्लेंट पुलिस को सौंपी है। और इसी के साथ अभी हालांकि इस तरह के आरोप हैं और सूत्रों से एक खबर है, एक और चीज़ सामने आ रही है कि पिता की भी मृत्यु, माँ की भी मृत्यु, लेकिन संपत्ति के लिए, संपत्ति तो वैसे ही उसे मिलने वाली थी। तो फिर और कौन सा एक ट्विस्ट है जो बचा है यदि ये दोनों मर्डर आयुषी के द्वारा है तो ऐसी खबर सामने आ रही है कि जो बलराम, जिससे कि आयुषी की काफ़ी पटती थी और जो पूरी साजिश में शामिल रहा, तो आयुषी और बलराम कहीं ना कहीं लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। यानी कि आयुषी का अपने ही चचेरे भाई से चक्कर रहा था, शायद जिसके चलते ये दोनों हत्याएं हुई है। अब ये अभी फिलहाल आरोप है, आगे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आता है ये वक्त बताएगा, लेकिन जो भी निकल कर आएगा वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ये थी जयपुर से आई हुई कहानी जिसमें एक बेटी अपनी माँ की अनुकंपा नियुक्ति और संपत्ति के लिए माँ की भी हत्या करती है और बाद में उस पर जो उसके ही मामा है आरोप लगा रहे हैं कि शायद उसके पिता की हत्या में भी, उसके पिता की मृत्यु, उसके पिता की मौत में भी आयुषी का ही हाथ था। ये रिश्ते और ये रिश्तों में घुलती हुई कड़वाहट, पता नहीं हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। नमस्ते, आप देख रहे थे भारतवर्ष सबसे पहले और मैं हूँ लोकेश शर्मा। और तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल भारतवर्ष सबसे पहले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।